बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा चौथा लेक्चर है, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। इसमें कुल 6 लेक्चर हैं। पहले 3 लेक्चर में हमने थ्योरी को मुकम्मल किया है। आज हमारा चौथा लेक्चर है। इस चौथे लेक्चर में हम जो इसके अंदर न्यूमेरिकल इस्तेमाल होंगे, उन न्यूमेरिकल के बारे में पहले एक इंफॉर्मेशन है या उनकी जो बेसिक्स हैं जो हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो 2 लेक्चर 5वां और छठा हैं, उसके अंदर 2 न्यूमेरिकल हल किए गए हैं। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल इस्तेमाल हो रहे हैं वो सीढ़ी के मुतालिक हैं या लैडर के मुतालिक हैं। आपको यहाँ पर सामने ये ग्राउंड है और इसके साथ ये एक वॉल है। इस वॉल के ऊपर एक सीढ़ी रखी गई है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसमें इस सीढ़ी के इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह है कि अगर ये सीढ़ी यहाँ से स्लिप करेगी तो वो इस साइड पर जाएगी, तो उसका रिएक्शन फोर्स ये एच जो है वो उसकी रिएक्शन फोर्स है जो उसको यहाँ पर जो इसकी रफनेस होगी, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में कोफिशेंट दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि इसकी रफनेस दी हुई है, तब हम इसके ये रिएक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये जो फोर्स है वी, ये ग्राउंड की रिएक्शन फोर्स है। जो ग्राउंड उसको ऊपर की तरफ उठाए हुए है वो इस वी फोर्स के साथ उठाए हुए है। इसी तरह इसका जो सीढ़ी का वेट है वो जी, वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है ग्राउंड की तरफ, तो ये हमेशा इसी तरफ ही अमल करेगा। इसी तरह सीढ़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर भी 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो रिएक्शन फोर्स होगी वो अपवर्ड होगी, इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी जो फोर्स होगी एफ, ये इसकी वॉल की फोर्स होगी जो रिएक्शन फोर्स होगी। तो अब इन सारी फोर्सेस में कुछ फोर्सेस अपवर्ड अमल कर रही हैं, कुछ फोर्सेस डाउनवर्ड अमल कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर बेसिकली हमने वही कंसेप्ट यूज़ करना है जो हम पीछे थ्योरी में इस्तेमाल कर चुके हैं। इसमें जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे उनको थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं ताकि आगे जो आपका न्यूमेरिकल्स होंगे वो उसको सॉल्व करने में आसानी हो। अब इसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहे हैं, पहला फार्मूला हम इस्तेमाल ये कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, यानी इसको पैथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं। और इसमें जो है ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो उसके अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल करके जो अननोन साइड होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला कॉमन सा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये भी इसी तरह अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अंदर ये बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। इस तरह इसके ऊपर फार्मूला लगा के एक साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये ऑलरेडी आपको पता होंगे, जस्ट हम यहाँ पर रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि जो आगे न्यूमेरिकल है उसमें इस्तेमाल करें तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह काज थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है तो काज थीटा हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह टेन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो न्यूमेरिकल में बहुत कम यूज़ हुआ है। यहाँ पर जो चौथा फार्मूला यूज़ करेंगे वो आएगा क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। इस किस्म के या क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये चीज़ पीछे हम कर चुके हैं। कहाँ पर? पिछले चैप्टर में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं जिसके अराउंड फलक्रम कह लें या जिस ये मोमेंट पॉइंट ले लेते हैं। इन न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर हम मोमेंट पॉइंट इस ए को रखेंगे कि अगर इसको ए पॉइंट ए पर फिक्स कर दें तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस हैं जो इस लैडर को नीचे की तरफ लेकर आएंगी और कौन सी फोर्सेस हैं जो इस लैडर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगी। मसलन अगर हम इसको इस पॉइंट पर फिक्स कर दें तो इसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्सेस लगेंगी जो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगी वो ये वाली फोर्स है एफ, जो इसको ये भी कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी। और जो क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगी वो ये इसका वेट है जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो उसका वेट है। तो इस वेट की वजह से ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी और इस फोर्स एफ की वजह से इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हम फोर्स तो ये ले रहे हैं लेकिन
मोमेंट के अंदर जब हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट के अंदर क्या होता है कि एक डिस्टेंस होता है और दूसरा उसके अंदर जो होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल अगर हम एफ़ ले रहे हैं तो एफ़ का यहाँ से ओ ए से ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर वो कौन सा होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा ए ई। पहले हम ए ई निकालेंगे और उसको फिर एफ़ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ़ अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ई है इसको उस एफ़ से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोमेंट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब क्लॉकवाइज मोमेंट ये है, जो फोर्स उसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है वो ये फोर्स है जी, जो उसको नीचे की तरफ लेकर आ रही है। अब इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा ए, यहाँ पर जी को नीचे ले आएंगे, ए डी कह लें या इसका कोई पॉइंट नाम रख देंगे तो ए डी इसका आ जाएगा पॉइंट। इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि आगे जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के अंदर दोबारा ये इसी किस्म की डायग्राम बनी हुई है। अब इसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो एफ़ है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और इसका ए ई जो होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और इसके अंदर दो फोर्सेस हैं जो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही हैं। एक इसका वेट है, लेटर का अपना वेट है, और दूसरा इसका वेट है ये वेट ऑफ पर्सन, यहाँ पर इसके ऊपर अगर अप्लाई हो रहा है तो। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की सूरत में हम क्या लेंगे, ये एफ़ और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए ई। अब अगर हम ए ई डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो बी सी निकाल लेंगे, तो बी सी निकालने से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह अगर वेट लेंगे ये W1, तो W1 अगर लेंगे वेट तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ए जे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मल्टीप्लाई बाई ये W1। और अगर ये लेंगे वेट W लेंगे तो ये W मल्टीप्लाई बाई ए डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह अगर हमने कोई भी ट्रायंगल भी लेंगे, ये ए डी जी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए जे आई ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह इसके अंदर हमने ये देखा है कि जो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर तकरीबन राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगी, और इसके साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल के जो मुतल्लिका फार्मूले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आपने इस लेक्चर को बार बार सुनना है ताकि आपको ये इसकी बेसिक समझ आ जाए जो हमने आगे इस्तेमाल करनी है, और आगे जब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ये फार्मूले तो उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा दो न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट 2 लेक्चर में जो है समझाता हूँ। उसके बाद आपने करना ये है कि इसके अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 4.1 में करा दूंगा, और 4.3, 4.2 और 4.4 सेम उसी मेथड के मुताबिक होंगे, और उनके अंदर थोड़ी बहुत वैल्यूज़ की चेंजेस हैं। तो वो आपके लिए एक असाइनमेंट होगी, और ये असाइनमेंट आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बना के और उसकी पिक लेकर मुझे सेंड करनी है, और साथ ही आपने अपना रोल नंबर, नाम, टेक्नोलॉजी और R1 R2 भी ये ज़रूर मेंशन करना है ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। और इसके अलावा यही असाइनमेंट आपके जो है सेशनल मार्क्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।